ज्वार भाटा को बोलते हैं टाइड्स। आप ज्वार भाटा क्या देख लीजिएगा, ज्वार भाटा का प्रकार क्या उसको देख लीजिएगा, और ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं और कितने टाइम पर आते हैं और कितने बार आते हैं, इनको थोड़ा सुनते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। पहले समझाते हैं फिर लिखा देंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वार भाटा के बारे में कि महासागरीय जल के, महासागर के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना को कहते हैं ज्वार भाटा मिलाकर। और मैं अलग अलग बात करूँ हाइफन देके ज्वार और भाटा में, तो ज्वार कहते हैं महासागर के जल का ऊपर उठना, ये हो जाएगा ऊपर उठना, और अगर वही जल का फिर नीचे की ओर गिरना वो कहलाएंगे भाटा। ठीक है, समझिए बात को कि महासागरों के जल का ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे होना मैंने बहुत ऊंचा, खाली ऐसे ऐसे नहीं, बहुत ऊंचा ऊंचा 15-15 मीटर तक, 16-16 मीटर तक ऊपर नीचे होना वो कहते हैं ज्वार भाटा मिलकर। अगर मैं अलग अलग डिफाइन करूं तो महासागर के जल का ऊपर उठना ज्वार और वही पानी का दोबारा नीचे गिरना वो कहलाती है भाटा। यहाँ तक समझ में आ रहा बात को? तो यानी महासागर जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो महासागरों के जल स्तर में नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया में दो शक्तियों का योगदान रहता है। इसका मतलब क्या समझे कि ज्वार भाटा महासागरों में कितने बार आते हैं? तो ज्वार भाटा महासागरों में दिन में 2 बार आते हैं। कौन है? दिन में 2 बार आते हैं, समझा थोड़ा? दिन में 2 बार आते हैं, ध्यान भटक जाता है सबसे है। दिन में 2 बार आते हैं। दिन में कि दिन में? दिल में नहीं, दिन में। आजकल के स्टूडेंट भैया अलग लेवल पर खेल रहे हैं, दिन को दिल सुन रहे हैं। वाह 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 गदड़ा। तो पहला बात देखिए, यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ये पहला बल है या पहला शक्ति है जो ज्वार भाटा लाने में मदद करती है। तो पहला मैंने क्या बताया कि पहला बताया पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य इस पर जो है पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिसका कारण से ज्वार भाटा आती है। और दूसरी बात जो है घूर्णन करती पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये किसके कारण से ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं। अब मैं इसकी आगे की ओर बात करूं तो ज्वार भाटा को उनकी बारंबारता के आधार पर देखिए 2 प्रकार से बांटा गया है। ज्वार भाटा को एक बार बांटा गया है बारंबारता के आधार पर, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने बार आते हैं। और वही ज्वार भाटा को एक बार और मापा जाता है कि ज्वार भाटा दिन में 2 बार जो आते हैं वो ज्वार भाटा स्थिति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, स्थिति के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर। देखो ज्वार भाटा के आधार पर, ज्वार भाटा बारंबारता के आधार पर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा कि ज्वार भाटा को अगर मैं बारंबारता के आधार पर बांटूं तो 3 प्रकार इसका है, 3 प्रकार। और मैं स्थिति के आधार पर बात करूं तो इसका हो जाएगा 2 प्रकार। पहले इसको याद कर लीजिएगा, ज्वार भाटा बारंबारता का आधार पर होगा 3 प्रकार, और ज्वार भाटा को ही स्थिति के आधार पर बात करूं तो 2 प्रकार के। आप 3 प्रकार है क्या क्या? तो 3 प्रकार का नाम सुन लीजिएगा कि पहला है अर्ध दैनिक ज्वार, पहला है इसमें अर्ध दैनिक ज्वार, दूसरा है दैनिक ज्वार, और जो तीसरा जो इसमें लिखा हुआ है वो तीसरा को क्या लिखा गया है कि मिश्रित ज्वार। मिश्रित, अगर मैं स्थिति के आधार पर बात करूं तो इसमें 2 प्रकार, एक निम्न ज्वार और एक उच्च ज्वार। इसको याद रखना, मतलब निम्न मतलब छोटा होता है, कम, और ऊंचा मतलब ज़्यादा, यानी इसको बृहत भी लिख सकते हो, बृहत ज्वार। तो इस यहाँ तक पहले याद कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसके फायदे और नुकसान भी देखेंगे और कहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है वो भी देखेंगे। तो पहले यहाँ तक हम लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऊपर हेड डाल लीजिए ज्वार भाटा टाइड्स और पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। आगे सुनिएगा उस बात को। अब देखिए पृथ्वी के
कहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ पर आते हैं? तो याद, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आते कहाँ हैं? तो ये आते हैं कनाडा में। कनाडा में एक देश है, मतलब एक जगह है, सुन लीजिएगा, कनाडा में नोवा स्कोशिया, यहाँ पर आते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी कितनी होती है? तो याद रखना, कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 15 से 16 मीटर की होती है। लेकिन इसमें एक सवाल है कि देश है ये, जगह है ये, कौन सी खाड़ी में आती है? तो याद रखना, एक खाड़ी है फंडी। तो फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में। कौन जगह में है? नोवा स्कोशिया में, यहीं पर आते हैं। और इसकी ऊंचाई होती है 15 से लेकर 16 मीटर तक, जो विश्व का सबसे, आज तक का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा नापा गया है। तो फिर सुन लीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज्वारभाटा से संबंधित है और एक अकेला क्वेश्चन है। तो देश का नाम कनाडा, जगह का नाम नोवा स्कोशिया, कौन सी खाड़ी में? तो फंडी की खाड़ी में। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 16 मीटर। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। चारों क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं कि ज्वारभाटा में, ज्वारभाटा आने से अच्छा है कि बुरा है? तो कहते हैं कि ज्वारभाटा मछुआरों के लिए और नाव संचालकों के लिए, जो नाव लेके जाते हैं या जो मछली मारते हैं, मछली पालन करते हैं, उनके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना। पहला बात क्या मैंने बताया, जो नाव संचालक होते हैं, नाव संचालक एवं मछुआरे, ये दोनों के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। और कुछ बातें हैं, हाँ, एक बात और है कि ज्वारभाटा तलछटों को हटाने तथा ज्वारमुख के प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी सहायता करती हैं। और तीसरी बात है कि ज्वारभाटाओं का यूज़ करके, इस्तेमाल करके विद्युत शक्ति भी उत्पन्न करा जा सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेट किया जा सकता है ज्वारभाटा के प्रयोग से। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। मैंने आधार बता दिए, कौन सा आधार है, दो आधार बता दिए, साथ में एक बारंबारता और एक स्थिति नाम याद रखिएगा। बारंबारता के आधार पर 3 प्रकार, स्थिति के आधार पर 2 प्रकार। तो बारंबारता 3 प्रकार क्या क्या था? अर्ध दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और एक बताए मिश्रित ज्वार, ये बारंबारता था। स्थिति के आधार पर क्या बताएं? 2, एक निम्न और एक बृहद। खत्म हो गया। साथ में ज्वारभाटा कहते किसको हैं? तो महासागर के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वारभाटा कहलाती है सामूहिक रूप से। अगर मैं अलग अलग बात करूं तो पानी का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। ज्वारभाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड्स। फायदेमंद बताइए, इसको कोई ज्वारभाटा से कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है। किसको फायदा है? नाव संचालकों और मछुआरों के लिए फायदा है। साथ ही इससे विद्युत शक्ति भी पैदा की जा सकती है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ है? कनाडा में, जगह नोवा स्कोशिया, खाड़ी फंडी खाड़ी, उसकी ऊंचाई बताइए 15 से 16 मीटर। दैट फिनिश, ये हो गया ज्वारभाटा बात। अब चलते हैं महासागरीय धाराएं, आगे की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं। अब महासागर की धारा यानी ओशियन करंट क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। महासागरीय धारा में आज चैप्टर समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम लोग लेट कर दिए, हम कब आ गए हैं यहाँ। ओशियन करंट्स, ये महासागर धारा क्या है, फिर महासागर धारा का प्रकार भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ ओशियन करंट भी देखेंगे हम लोग। तो पहले महासागर धारा सुन लीजिएगा। नुनू हला मत करो। स्थल की भांति महासागरों में भी, जिस प्रकार आप जानते हैं कि स्थल मैंने समझते हो कि नहीं? अरे जमीन है ना, जमीन जायदाद नहीं होता जी, है। मैंने हमेशा दिमाग में दुष्टि बुद्धि लगा रहता है, जमीन जायदाद एक साथ बोलेंगे नहीं, जमीन जायदाद, लोटा डोरी, दाल भात जैसे होता है ना। कौन समास होता है इसमें? द्वंद्व समास ना, द्वंद्व समास। हिंदी पढ़े होंगे, लोगों ने पढ़ा है, ताक रहा है ऐसे, पढ़े हो तो बढ़िया बात है। तो जमीन से जायदाद को ऐड किया, वाह, दुष्टि बुद्धि लगा रहेगा, मैंने हमेशा बंटवारे के चक्कर में। जमीन, जिस प्रकार स्थलों में वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंटिन्यू निरंतर बहते रहती है, देखियो कि नहीं? वायु देखा जाता है वो को एहसास नहीं होता है, महसूस होता है। एहसास क्या होगा? किसने सदमा दिया कि एहसास हो जाएगी? अरे महसूस होगा। और अगर महसूस नहीं होती है, जैसे ए स्थान से बी को हवा को छोड़े बी स्थान पहुंचाना है तो पहुंच गया, हम देख पा गए, मतलब महसूस, नॉट एहसास। एहसास नहीं होता है। जैसे
अब हम फूंक देंगे तो लोग सब उड़ जाओगे। क्या हुआ कि यहाँ से हवा निकली ए स्थान से, थतना में ए स्थान है पर बी स्थान तुम लोग हो, उड़ गया सब। समझ बात को? अजय, खाली अजय नहीं उड़ेगा बाकी सब उड़ेगा यहाँ। अजय ये लो मैंने कुछ याद नहीं रहता, कोई बात ना, जाओ। तो ये स्थान से बी स्थान की ओर क्या होते हैं, हवाएं जाती हैं, तो ये हम महसूस कर पाते हैं, एहसास नहीं। ध्यान सुनिएगा, उसी प्रकार सेम टू सेम कह रहे हैं कि स्थलों में जिस प्रकार, जमीनों में जिस प्रकार हवाएं निरंतर गति करती रहती है और उसको हम लोग महसूस कर पाते हैं। और मैं एग्जाम्पल बता दिया, अभी फूको सामने कुछ हो रहेगी, उड़ जाएगी, तो पता चलेगा कि नहीं यहाँ से जो हवा निकली, वायु निकली, वो उसको वहाँ पर कार्य करा दिया। तो उसी प्रकार बोलते हैं कि स्थलों की भांति महासागरों में भी जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती रहती है। समझ बात को? उसी तरह, किस तरह, जिस प्रकार स्थल में या जमीन में हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहती हैं, सेम टू सेम महासागरों में भी, कहाँ? महासागरों में भी हवाएं, जल महासागरों में जल होते हैं, तो महासागरों में भी जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निरंतर क्या होते हैं, तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में गति करती रहती हैं। तो इसी को बोलते हैं महासागरीय धाराएं। सिंपल आंसर क्या होगा कि महासागरों के जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही कहलाती हैं महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स। हो गया। आगे देखिए, यह निश्चित मार्ग एवं दिशा में जल के नियमित प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। साथ में बोलते हैं क्या कि इनकी गति को, महासागरीय धाराओं की गति को नापते हैं नॉट में, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, नॉट में मापते हैं, नॉट में, ठीक है, नॉट में मापते हैं। और महासागरों की सतह पर बहने वाले वायु जल को गतिमान करती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो इससे दो बात याद रखना है। पहली बात, महासागरीय धाराएं कहते किसको हैं, दूसरी बात, इसको, इसकी गति को नापते किस में है। ये दो बातें मैंने बता दिया, इसको हम ग्रुप में सेंड कर दें, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय धाराओं के प्रकार। गला में कुछ फंस गया, अरे इतना बेकार मिटा दिया रे, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। महासागरीय धाराओं के प्रकार सुन लीजिए। महासागरीय धाराओं के प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ करंट। हो गया। अब इसके कितने प्रकार हैं ये भी देख लीजिएगा। महासागरीय धारा का प्रकार, महासागरीय धारा बता दिए, प्रकार देख लीजिए कि महासागरीय धारा को भी जिस प्रकार, देखिए कहते हैं कि महासागर को उनकी गहराई के आधार पर और उनके तापमान के आधार पर अलग अलग बांटते हैं। सुन लो ध्यान से। जैसे भी बताया, ज्वार भाटा को एक प्रकार बारहमासा से और एक स्थिति से बांटते हैं। उस तरह महासागरीय धाराओं को भी, ये महासागरीय धाराओं को भी जो है ये दो बार नापा जाता है। एक बार गहराई के आधार पर, सुन लो ए बाबू, और एक बार नापते हैं तापमान के आधार पर, तापमान। अब गहराई के आधार पर भी है दुई ठो और तापमान के आधार पर भी है दुई ठो। अब दुई ठो है क्या, तो सुनो ध्यान से। गहराई के आधार पर बोलते हैं ऊपरी जलधारा और गहरी जलधारा। क्या कहते हैं, ऊपरी जलधारा, और दूसरा हो जाएगा इसका गहरी जलधारा। ये हो गया, ये हो गया एक। अब तापमान के आधार पर क्या बोलते हैं, तो तापमान के आधार बोलते हैं ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और दूसरा गर्म जलधारा, जलधारा। आगे बात में, अब देखिए इसमें एक और बात याद करना है कि आपको है कि ये धाराएं ठंडी जलधाराएं, सुनो ध्यान से कि ठंडी जलधाराएं किधर को है, इधर को है, यानी किसके अंतर्गत आती हैं, तापमान के अंतर्गत आती हैं। तो ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर और गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। याद रखना, ये जो ठंडी जलधाराएं कहाँ बहती हैं, ये करंट, तो महाद्वीपों के पश्चिम में, ये पश्चिमी तट पर बहते हैं, पश्चिमी तट, और ये बहती हैं पूर्वी तट। कहाँ, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। इस बात को याद रखना। कैसे याद रखोगे, महासागरीय धाराओं के प्रकार कितने होते हैं, तो महासागरीय धारा को प्रकार को दो भागों में बांटा जाता है, एक गहराई के आधार पर और एक तापमान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। गहराई आधार पर क्या हो गया, देखो इसको कैसे याद रखोगे। गहराई में तो गहराई जुड़ गया, एक ऊपरी खाली याद रख लेना,
कम बन जाएगा। अगर ये भी याद रहा है तो तापमान से बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि तापमान ही तो ठंडा गर्म होता है, तापमान ही तो ठंडा गर्म होता है। देखो ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म ही तो तापमान होते हैं, याद रख लीजिएगा। साथ में अगर ये इसको याद रखें किधर की बहती है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेना पूर्वी में, पूर्वी में देखो ये मुर्गी, यहाँ पर भी मुर्गी, गर्म भी ऐसा, पूर्वी में ऐसा। तो एक को याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद बन जाएगी है। चलो ये भी अच्छा है, जिसको जिसको ट्रिक याद रखना याद कर लेना। तो तापमान के आधार पर ठंडे जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं और गर्म जलधारा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गहराई के आधार पर बात करें तो ऊपरी जलधारा और गहराई के आधार पर कहते हो गहरी जलधारा, गहरी गहरी याद रखिए, मैच करिएगा। अब आगे और बढ़ते हैं, किसी को फोटो फोटो खींचना तो खींच लो, क्योंकि इसको आप बोलोगे इसको कैसे भेजेंगे हम। आइए सुनिए, वाह हम सुनना चाहते हैं कि तुम लोग जगे हो कि नहीं जगे हो, जग बराबर जग गए हो। आओ मैं नहीं हटेगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आइसक्रीम शॉट लेके हमको एडिट करके हटा देना हैं, हम तो हर जगह हट जाते हैं। आइए सुनिए, सुनो एक थोड़ा सुन लो। गोलार्ध की बात, बाबू सुनो, गोलार्ध ये रहा क्या, ये गोलार्ध है बाबू मूर्खो, है ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप कहलाता है ग्लोब। ये रहा ग्लोब, ग्लोब में अगर मैं बीचों बीचों लाइन खींच दूं इसको कहता है 0 डिग्री। क्या नाम है, इक्वेटर। और क्या नाम है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और क्या नाम है, बृहस्पतिवार। क्या बोलता है, एकदम मूर्खे प्राणी है। हाँ विश्वत रेखा, हमको लगा बृहस्पतिवार बोल रहा है क्या, विश्वत रेखा। आइए समय और भी है, भूमध्य रेखा भी नाम है। कह रहे हैं कि जैसे ही लाइन को खींचे बराबर बराबर भाग में बट गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं ना। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखना नॉर्थ और साउथ कहते हैं नॉर्थ। यहाँ पर भी जलधाराएं बहती हैं, यहाँ पर भी जलधाराएं बहती है ना। कहते हैं नॉर्थ में जो जलधाराएं बहती हैं वो साउथ की तुलना में कम दिखता है। समझ बात को, साउथ में जलधाराओं का विस्तार ज़्यादा है। इस बात को याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक स्पष्ट मिलता है। यहाँ पर अधिक स्पष्ट जलधारा दिखेंगी, यहाँ अधिक स्पष्ट जलधाराएं नहीं दिखेगी। और क्या बोलते हैं, कुछ बलों के कारण जो धाराएं होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर को बढ़ेगी, उल्टा दाईं ओर। इस बात को मोने रखो, देख लो। अगर ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब में 2 गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। किस गोलार्ध में अधिक स्पष्ट महासागरीय धाराओं को देखा जा सकता है, साफ साफ मैंने कह दिया, किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दिख भी नहीं करता है, दिखता है कम विजिबल है, हो गया। दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं किस साइड की ओर जाती हैं, लेफ्ट माने बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में आर मतलब दाईं ओर। इसको याद रखना, कोनो ट्रिक निकाल लेना, याद कर लेना, कुछ याद रहेगा, कुछ याद रख लेना, एनएल बनेगा कुछ ट्रिक, या हमको याद हो गया आप याद करना। हाँ नागालैंड, वाह, और सुरेश रैना, हाँ नागालैंड सुरेश रैना, और हाँ संदीप रवानी, और नहीं तो श्री राम बोल लेना, ये ठीक रहेगा। संदीप रवानी सुरेश रैना से बढ़िया श्री राम है। ये रहा संदीप रवानी है क्या, जो भी है बुरा नहीं मानेगा, और बुरा माने तो क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको जैसे याद रखना रख लेना। ये हो गया पूरा का पूरा मेरा विश्लेषण महासागरीय धारा के बारे में। एक बार फिर से पढ़ाता हूँ, सुन लो, ध्यान सुनना कि महासागरीय धारा के प्रकार। महासागरीय धारा को आधार 2 बताया गया है, एक गहराई एक तापमान। गहराई में भी 2, ऊपरी और गहरी, तापमान में भी 2, ठंडी गर्म। ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट की ओर बहती है, गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट की ओर बहती हैं। गोलार्ध की बात करूं
तो दोनों ही गोलार्ध में महासागरीय धाराएं का विस्तार है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में महासागरीय धाराएं कुछ ज़्यादा ही विजिबल है, नॉर्थ में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। इसलिए नॉर्थ गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं किधर की ओर बहती हैं, लेफ्ट साइड, और दक्षिण गोलार्ध में राइट साइड। हो गया, याद रख लीजिएगा। मिलते हैं मैंने आगे की ओर, एक थोड़ा और सुन लीजिएगा। अब चलते हैं महासागरीय, हमको लग रहा है और कुछ इसमें है नहीं, क्या बताऊं? कल मैं तरंग बारे में सब लिखा दिया, तरंग की विशेषताएं कल लिखा दिया हम। तो देखा जाए तो इसमें और कुछ बचता नहीं है, और कुछ नहीं बचता है। आप चाहो तो किताब चेक कर लेना, इसमें कुछ नहीं बचता है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को सारा चीज़ लिखा दिए हैं। देखिए, तरंगे बता दिए हैं, ज्वार भाटा का प्रकार मैंने बता दिया, कनाडा में फंडी घाटी के ज्वार घाटा बता दिया, नवाकोशिया 15-16 मीटर ज्वार भाटा का। उसके बाद महासागरीय धाराएं, इंडियन ओशियन मैंने ओशियन करंट बता दिए, उनके प्रकार भी मैं अभी तुरंत बताया, ठीक है ना। साथ साथ में ज्वार भाटा के क्या क्या उपयोग हैं बता दिए, मछुआरों के लिए, नौसंचालकों के लिए, और विद्युत वाला। किताब पूरा गया, चैप्टर समाप्त। कल चलते हैं पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन अर्थ। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।